ये वॉल है, लग भी रहे हैं। और हाँ हाँ, मैं और ये दो दोनों, इसलिए मैंने खुद को वॉल नहीं बनाया। ये मेम्ब्रेन है मेरी लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कौन है? वॉल है। अभी बताओ, वॉल और मेम्ब्रेन के बीच में गैप नहीं है, देखो आप, सही है। और ये एक दूसरे पर कोई प्रेशर भी नहीं लगा रहे, तो बोलो चिपके हुए हैं, प्रेशर नहीं लग रहा। पूछो क्यों? क्योंकि नेट मूवमेंट जीरो है। जीरो है ना, तो जितना पानी अंदर आ रहा है उतना पानी, तो मेम्ब्रेन वॉल से सटी हुई है, चिपकी हुई है, लेकिन प्रेशर नहीं लगा रही। लेकिन सोचो मैं वाटर मॉलिक्यूल हूं, और अगर सेल के अंदर वाटर क्या करे, एंटर एंटर करे, तो मेम्ब्रेन क्या करेगी वॉल पर? आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है प्लांट वाटर रिलेशन, है ना। बेसिकली हमारा टॉपिक है कि भाई प्लांट के साथ वाटर का, या वाटर का प्लांट, वाटर के साथ प्लांट का क्या रिलेशन है, वाटर के साथ प्लांट का क्या रिलेशन है, सही है। आप बताइए, प्लांट का वाटर के साथ बहुत गहरा रिलेशन है, इतना गहरा है कि बिना पानी के वाटर सर्वाइवल, मतलब प्लांट का बिना वाटर के या पानी के सर्वाइवल है ही नहीं। समझ रहे हैं बात या नहीं? पानी होगा तो सर्वाइवल है, पानी नहीं होगा तो सर्वाइवल नहीं है, सही है बात या नहीं? पूछो कैसे। एक तो बताओ कि प्लांट बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, यस और नो, ये बाय द हेल्प ऑफ वाटर होता है, बाय हेल्प ऑफ वाटर। तो वाटर जो है वो प्लांट बॉडी में एक तो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है। कल भी इंट्रोडक्शन में बात हुई थी कि विदाउट वाटर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इज नॉट पॉसिबल। चाहे आप जाइलम से पढ़ो, चाहे आप फ्लोएम से पढ़ो, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पॉसिबल है ही नहीं। कब नहीं है? बिना पानी के, सही है। दूसरा आप बताइए कि पानी जरूरी है मेटाबॉलिज्म के लिए। किसके लिए? मेटाबॉलिज्म के लिए। मेटाबॉलिज्म का मतलब है केमिकल रिएक्शंस, केमिकल। लेकिन आपको ये भी समझना है कि ये रिएक्शंस जो होती हैं वो लिक्विड मीडियम में होती हैं। किसमें परफॉर्म होती हैं? लिक्विड मीडियम में। और लिक्विड मीडियम जो है वो नेचुरली प्रोवाइड करने का काम किसका? वाटर का। तो विदाउट वाटर ना तो ट्रांसपोर्ट पॉसिबल है, और विदाउट वाटर ना ही मेटाबॉलिज्म पॉसिबल है। और ये दोनों ही प्लांट बॉडी के सर्वाइवल के लिए क्या है? प्रॉब्लमेटिक है बच्चे। अगर पानी नहीं होगा तो बच्चे ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो मेटाबॉलिज्म भी नहीं होगा, तो वो नहीं होगा तो दोनों काम नहीं होगे, तो बच्चे प्लांट की क्या हो जानी है? डेथ। इसलिए एनसीईआरटी हमें एग्जांपल देती है कि अगर एक हर्बेशियस प्लांट की हम बात करें ना, हर्ब की, यस और नो, तो एनसीईआरटी लिखती है कि उसमें 10 से 15% क्या होता है? ड्राई वेट। 10 से, तो बाकी क्या है? 85 to 90% क्या है? बोलो वाटर। 85 to 90% क्या है? वाटर। समझ रहे हैं बात या नहीं? और वाटरमेलन में बहुत ही पानी है, और इतना पानी है कि वहां तो हम कहते हैं कि भाई ये तो हमारी पानी की कमी पूरी कर देता है। गर्मियों में अगर वाटरमेलन खाओ तो वाटर लॉस नहीं होता बॉडी के अंदर, या वाटर की कमी नहीं आती, ऐसे बताते हैं आपको, यस और नो। डिहाइड्रेशन नहीं होता, सही बात है। तो हर्ब जो है, एनसीईआरटी ने हर्ब के बारे में लिखा कि इनका 10 to 15% ड्राई वेट है। अगर ड्राई वेट 10 to 15% है तो बाई डिफॉल्ट पानी तो 85 to 90% हो गया इनमें, यस और नो। फिर एनसीईआरटी एक एग्जांपल और लेती है, पूछो किसका? सीड का। वो कहते हैं कि आप लिखते हो ड्राई सीड, क्या लिखते हो? सीड में प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो। क्या प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियो। और इस सीड को क्या लिख रहा हूं मैं? अगर इस सीड को मिट्टी में लगाएंगे तो क्या जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करके नए प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। तो क्या इसके एम्ब्रियो की सेल्स लिविंग है? सीड को क्या बोल रहे हो? ड्राई। हाँ ठीक है, बाहर टैगमिन, टेस्टा, कवरिंग्स जो हैं वो ड्राई हो चुकी हैं, बहुत पूरी तरह से सूख गया है अभी, लेकिन उसके अंदर, सीड के अंदर क्या प्रेजेंट है? एम्ब्रियो। क्या एम्ब्रियो लिविंग है? क्या उसकी सेल्स लिविंग है? बोलो, तभी तो उसमें जर्मिनेशन की कैपेसिटी है, तभी तो उसमें जर्मिनेशन की कैपेसिटी है। तो क्या अभी वो जर्मिनेट कर सकता है? कर सकता है। तो क्या एम्ब्रियो की सेल्स लिविंग है? अगर ये सेल्स लिविंग है तो क्या बिना पानी के लिविंग है? क्या ये सेल्स लिविंग है तो बिना पानी के लिविंग है? तो एनसीईआरटी कहती है कि इवन आप ड्राई सीड भी अगर कंसीडर करते हो ना, क्या, तो ड्राई सीड में भी पानी होता है। एब्सेंट नहीं बता सकते, निग्लिजिबल बोल दो आप, चाहे एब्सेंट नहीं बता सकते, निग्लिजिबल बोल दो चलेगा, यस और नो। तो आप बताइए कि पानी इतना जरूरी है कि एम्ब्रियो की सेल्स को भी जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? वाटर, यस और नो। फिर एनसीईआरटी हमें इसका एक एग्जांपल और पढ़ाती है। आप लोगों ने क्या स्ट्रॉ से पानी पिया? जूस। तो क्या करते हैं कि जैसे गिलास होता है ना, गिलास में स्ट्रॉ लगाते हैं अपने, हाँ या ना। तो जूस से भरा हुआ गिलास है या पानी से भरा हुआ गिलास है, उसके अंदर क्या लगाया? क्या लगाया? स्ट्रॉ लगाते ही पानी ऊपर चढ़ने लगता है? नहीं, तो फिर कैसे?
हाँ सक्शन से, बोलो जितना खींचेंगे उतना ही आएगा, जितना सक्शन से तो आएगा। आप ऐसे मान लो कि जो सॉइल है ना, सॉइल उसमें जो प्लांट ग्रो करता है तो प्लांट भी ऐसा ही काम करता है। ये प्लांट का बोलो रूट सिस्टम है ना, और ये प्लांट के एरियल पार्ट में कौन है, कौन है, लीफ है ना। तो लीफ से वाटर का क्या हो रहा है, लॉस, और वाटर लॉस फ्रॉम द एरियल पार्ट्स इज नोन एज, वाटर लॉस फ्रॉम द एरियल पार्ट्स इज नोन एज, और ट्रांसपिरेशन से जब एरियल पार्ट से वाटर का क्या हो रहा है, तो बोलो जितना वाटर यहां से क्या होगा उतना ही वाटर यहां से क्या होगा। तो बताइए वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन रेट, वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स, रूटेड प्लांट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन रेट। इसका मतलब जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा उतना ही, सही है बात या नहीं, यस और नो। यहां एनसीईआरटी ने दो एग्जांपल लिए, एक तो मस्टर्ड प्लांट का और एक मेज का। देखो मस्टर्ड C3, मेज C4, मस्टर्ड डाइकोट, मेज मोनोकोट। और मैंने ये डाइकोट मोनोकोट पढ़ाते टाइम भी आपको बताया था कि जो मोनोकोट्स होते हैं बच्चे C4 होते हैं वो मेनली मोनोकोट होते हैं और लगभग आधा वाटर लॉस करते हैं एज कंपेयर टू C3, याद है या नहीं है। तो यहाँ एनसीईआरटी ने उसी हिसाब से एग्जाम्पल लिया, उन्होंने C3 का एग्जाम्पल लिया है मस्टर्ड प्लांट को जो कि एक डाइकोट प्लांट है, और C4 में एग्जाम्पल लिया है मेज को जो कि एक मोनोकोट प्लांट है। तो उन्होंने कहा कि एक मस्टर्ड प्लांट, क्या लिखा, एक मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब हो गया भाई सरसों का पौधा, 5 घंटे में इन 5 आवर्स अपना जितना उसका वेट है उतना वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, जितना उसका उतना क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि जितना वाटर वो एब्जॉर्ब कर रहा है उतना लॉस भी तो कर रहा होगा, तभी तो एब्जॉर्ब कर रहा है। वहीं मेज की बात की तो एनसीईआरटी कहती है मेज प्लांट जो होता है बच्चे वो एक दिन में, मतलब 24 आवर का एक दिन है, उसमें 3 लीटर वाटर का क्या करता है, एब्जॉर्प्शन। तो आप बताइए 3 लीटर वाटर एब्जॉर्ब करता है तो 3 लीटर वाटर लॉस भी करता होगा, यस और नो। तो आप बताइए इन रूटेड प्लांट, और बोथ आर द रूटेड प्लांट्स, दोनों में रूट है, मस्टर्ड में भी और, तो बताइए इन रूटेड प्लांट वाटर एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन रेट। और यहाँ वाटर प्लांट रिलेशन में ये बातें हमें लिख के दी हैं, और बिना पानी सब सुन, बोलो प्लांट जो है पानी के बिना सरवाइव नहीं कर सकता। हालांकि टेरेस्ट्रियल प्लांट है, अर्थ पे सरवाइव कर रहा है, पानी के अंदर नहीं, लेकिन फिर भी उसको पानी की जरूरत तो, जो कि अपनी सॉइल से, ये सॉइल से क्या करता है, अपनी रूट्स के हेल्प से क्या करता है, एब्जॉर्ब, ताकि अपने आप को जिंदा बनाए रखे। क्लियर है बात या नहीं, यस और नो। इतना प्लीज एनसीईआरटी से जरूर पढ़िएगा, प्लांट वाटर रिलेशन के लिए बातें आपको पढ़ने को मिलेंगी। आगे मैं टॉपिक में बढ़ता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक आपकी एनसीईआरटी पेज नंबर 179 पे जो है बच्चे वो है वाटर, अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको वाटर पोटेंशियल, ठीक है, आगे चल के डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है ना बच्चे वो है ऑस्मोसिस। हमारा मेन मोटिव आज क्या रहेगा, ऑस्मोसिस को पढ़ना, ठीक है। आज हमारा फोकस किस पे रहेगा, तो आप बताइए कि ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर, बोलो ऐसे, क्या बोलोगे, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बच्चा कहता है कि सेमी बोले या सिलेक्टिव, जो आपका मन करे, ठीक है। सेमी बोलोगे तो भी ऑस्मोसिस होगा, सेलेक्टिव बोलोगे तो भी। एनसीईआरटी पेज नंबर 180 फिगर 11.3, नीचे नीचे डायग्राम बना हुआ है आपके लेफ्ट साइड में, दो सिस्टम ए और बी बने हुए हैं, इसमें एक मेम्ब्रेन लगाई गई है बीच में जिसको क्या लिखा गया है, कितने बच्चे ऐसे जिनके एनसीईआरटी में यहाँ सेमी परमिएबल है, फिगर 11.3 के अंदर मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है। इसका मतलब आपके पास एनसीईआरटी का लेटेस्ट एडिशन नहीं है, लेटेस्ट एडिशन में बच्चे यहाँ पर सेलेक्टिवली परमिएबल लिखा हुआ आया है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइए, आप सेमी के ऑब्लिक में सेलेक्टिव भी लिख लीजिए, ठीक है। तो सेलेक्टिवली परमिएबल, सेमी परमिएबल, मेम्ब्रेन कोई भी हो, मेम्ब्रेन होना जरूरी है, किसके लिए, ऑस्मोसिस के लिए। समझ रहे हैं बात या नहीं। वैसे आपको मैं क्लियर कर दूं, मेम्ब्रेन एक ही होती है, सेलेक्टिवली नाम अलग अलग होते हैं एक ही मेम्ब्रेन के, कैसे होते हैं आगे बात करेंगे। अभी बोलो मूवमेंट ऑफ वाटर from higher concentration to lower concentration through the membrane
तो ये तो डिफ्यूजन हो गया ना, वाटर अपनी हायर कंसंट्रेशन टू कहां जा रहा है, तो ये तो डिफ्यूजन ऑफ वाटर ही तो हो गया, यस और नो। तो आप बोलो या तो वाटर अपनी हायर कंसंट्रेशन टू कहां जाए, किसके थ्रू, या फिर आप बोल दो डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू द मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन ऑफ, ये भी क्या हो गया, क्या हो गया, सही है बात। आप देखो भाई हमारे पास एक सिस्टम है, क्या है, एक सिस्टम है, इस सिस्टम में बोलो पानी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, देखो इस चैप्टर में जब भी मैं पानी की बात करूं ना आपके साथ, वाटर बोलूं ना वाटर, तो आप समझ जाना मैं प्योर वाटर की ही बात कर रहा हूं और किसी चीज की नहीं। जब भी मैं किसकी बात करूं, वाटर की, तो आपको प्योर वाटर ही कहना है, कुछ और नहीं समझना है, समझ रहे हैं बात या नहीं। तो एक सिस्टम है बच्चे, इस सिस्टम में प्योर वाटर है, ये एक सिस्टम है, सिस्टम में प्योर वाटर है, सही है, ठीक है, प्योर वाटर है। बताइए सिस्टम में जितना पानी आ सकता था उतना भर लिया हमने, इससे ज्यादा पानी नहीं आ सकता, यस और नो। जैसे ये बोतल है ना बच्चे, इस बोतल को एक सिस्टम मान लो, इसमें बोलो 1,00,000 वाटर मॉलिक्यूल आ सकते हैं, कितने, इससे ज्यादा, तो बस आ गए 1,00,000। तो इसका मतलब इस बोतल में मैक्सिमम 1,00,000 वाटर मॉलिक्यूल जो प्रेशर डेवलप कर सकते हैं, बस उतना ही करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। और वाटर मॉलिक्यूल्स का जो प्रेशर होगा बोलो वो डिफ्यूजन प्रेशर होगा। याद करो अगर इस बोतल में कहीं छेद कर दूं पानी निकलना क्या शुरू कर देगा, बाहर, तो बोलो इसको डिफ्यूजन कहेंगे। और डिफ्यूजन हाई डिफ्यूजन प्रेशर टू कहाँ होता है, तो इस सिस्टम के अंदर मैक्सिमम जितना पानी आएगा वो अपना मैक्सिमम डिफ्यूजन प्रेशर इस सिस्टम के लिए डेवलप करेंगे। इस बोतल का साइज अगर बड़ा कर दें तो बोलो वाटर मॉलिक्यूल्स के नंबर इस बोतल में क्या होंगे, तो इस बोतल की कंपेयर में बड़ी बोतल के अंदर डिफ्यूजन प्रेशर और वाटर टैंक में भी और भी ज्यादा। तो मैं सिर्फ इस सिस्टम को मानकर चल रहा हूं, इस सिस्टम के अंदर इस बीकर में जितने पानी वाटर मॉलिक्यूल आ सकते थे वो सारे आ गए। तो बताइए इस सिस्टम में वाटर मॉलिक्यूल जितना मैक्सिमम डिफ्यूजन प्रेशर डेवलप कर सकते थे वो उन्होंने कर दिया। तो मैंने मान लिया कि इस सिस्टम के लिए प्योर वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर मैक्सिमम है, इससे ज्यादा डिफ्यूजन प्रेशर वाटर मॉलिक्यूल डेवलप नहीं कर सकते। हमारे टॉपिक का नाम क्या है, ऑस्मोसिस है। तो ऑस्मोसिस पढ़ते टाइम बोलो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर भी पढ़ना है, और प्योर वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर 0 होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि भाई प्योर वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर आपको 0 समझाना है। कितना समझाना है, किसका, क्या, सही है बात या नहीं। तो प्योर वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर तो बोलो मैक्सिमम, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलो 0, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। आप बताइए ऑस्मोसिस के दौरान, ड्यूरिंग ऑस्मोसिस हमें सॉल्वेंट पर फोकस करना होता है, किस पर, और बताइए वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो यहां प्योर वाटर में डिफ्यूजन प्रेशर क्या है, मैक्सिमम, डिफ्यूजन प्रेशर क्या है, मैक्सिमम, सही है बात या नहीं, यस और नो। और ऑस्मोटिक प्रेशर 0। अभी हम क्या करते हैं, इस सिस्टम के 2 पार्ट कर देते हैं, कितने पार्ट, 2 पार्ट। बीच में बोलो हमने लगा दी है एक मेम्ब्रेन, पूछो कौन सी, सेमी बोलो चाहे सेलेक्टिव बोलो बात एक ही है, सेमी बोलो चाहे बात एक ही है, यस और नो। बोलो ऑन द बेसिस ऑफ द परमेबिलिटी देयर आर 4 टाइप ऑफ मेम्ब्रेन्स, 1 इज permeable, 2 impermeable, 3 semi permeable and 4 selectively permeable। ठीक है, ये किन्हें कहा जाता है इस पे बात करते हैं। बताइए मेम्ब्रेन कितने टाइप की, एक मेम्ब्रेन एक ही होती है, ध्यान में रखो आप, उस मेम्ब्रेन के नाम 4 हैं। अच्छा मैं कौन आपके लिए, टीचर है ना। अगर आपसे कोई पूछो कि मैं कौन, तो आप कहते हो सर हमारे सर हैं, टीचर हैं हमारे। मेरे बच्चों से पूछ के देखो कहते हैं पापा हैं, मेरी माँ से पूछो वो कहता है कि हमारे बेटा है, और मेरे साथ के मास्टरों से पूछ के देखो कहता है कि हमारे कलीग है। नहीं, बंदे कितने हैं, नाम कितने हैं, बस रिलेशन बदला नाम बदला। तो बोलो कांटेक्ट में आने वाले सॉल्यूशन के बेसिस पर नाम होता है मेम्ब्रेन का।
अच्छा कितनी मेम्ब्रेन है? नाम कितने हैं? हाँ, तभी तो एनसीईआरटी ने कहा कि आप तो मेम्ब्रेन सेलेक्टिव याद करो। बाय डिफॉल्ट मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल होती हैं, जो कि हम पढ़ के आए हैं सेल मेम्ब्रेन में। क्योंकि बच्चे का अगला डाउट ये होता है कि इन चारों की स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, कि इनको बनाते टाइम या इनके बनते टाइम लिपिड बाई लेयर में ऐसा क्या चेंज आता है कि ये सेमी हो गई, सेलेक्टिव हो गई, परमेबल हो गई, सेमी हो गई, कैसे हो गई? बोलो स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है। बोलो ऐसे, नाम अलग अलग है। पूछो किस बेसिस पर? बोलो ये जिस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में होती है ना, जिस सॉल्यूशन के, उसके बेसिस पर। सही है बात या नहीं? आप बताओ, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। यस और नो? अगर ऐसा है तो आप क्या करोगे बच्चे? सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बेसिस पर चलिए, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बेसिस पर चलिए। सही है? ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के लिए परमेबल, परमेबल दोनों के लिए परमेबल नहीं, सॉल्वेंट के लिए परमेबल, सॉल्यूट के लिए नहीं, और सॉल्वेंट के लिए परमेबल लेकिन सॉल्यूट के सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स के लिए परमेबल, तो सेलेक्टिवली परमेबल। तो बेसिकली सेलेक्टिवली परमेबल सॉल्यूट के बेसिस पर कही जाती है। वाटर तो हर एक मेम्ब्रेन को क्रॉस कर ही सकता है थ्रू द वाटर चैनल। कल बात हुई थी अपनी, हर एक मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए वाटर चैनल तो प्रेजेंट होते ही हैं, फॉर्म बाय द डिफरेंट 8 टाइप ऑफ एक्वापोरिन्स। तो मेम्ब्रेन का जो सेलेक्टिव नेचर होता है उसमें प्रेजेंट सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के बेसिस पर होता है। हाँ या ना? अब मेम्ब्रेन कितनी है? हाँ, नाम कितने हैं? हाँ, पूछो कैसे? ऐसे सोच के देखो, मान लो अपने पास कोई एक्स नाम की मेम्ब्रेन है। ये कोई मेम्ब्रेन है जिसका नाम क्या रखा मैंने? सही है। इसके कांटेक्ट में कोई शुगर सॉल्यूशन आया, शुगर सॉल्यूशन आया तो बोलो वाटर और शुगर दोनों होंगी सॉल्यूशन में। वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट, और शुगर? बताइए, वाटर तो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है लेकिन शुगर क्रॉस, बताओ मेम्ब्रेन कैसी है? हैं? कैसी है? कि सॉल्वेंट तो पार कर रहा है लेकिन सेम मेम्ब्रेन है, चेंज नहीं हुई, कोई स्ट्रक्चर में चेंज नहीं है, सेम टू सेम मेम्ब्रेन है वही वाली। लेकिन इस पर मेम्ब्रेन शुगर वाला, इसके साथ सॉल्यूशन शुगर सॉल्यूशन नहीं, सॉल्ट सॉल्यूशन है। अरे वेट तो कर, इस बार कौन सा है? सॉल्ट सॉल्यूशन है, और मेम्ब्रेन से पानी भी निकल गया, और बताओ मेम्ब्रेन कैसी है? परमिएबल। कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों निकल गए। अगर सिर्फ सॉल्यूट सॉल्वेंट जाता, सॉल्यूट नहीं जाता तो दोनों ही चले गए, तो बोलो सेम मेम्ब्रेन है वही। अब क्या करो, सॉल्यूट के नंबर बढ़ा दो, टाइप बढ़ा दो। बोलो वाटर, बोलो सॉल्ट, बोलो शुगर। बताओ क्या निकला? क्या निकला? क्या नहीं निकला? बताओ फिर। बोलो सिंगल सॉल्यूट के लिए परमेबल या सेमी परमेबल टर्म आती है, और मल्टीपल सॉल्यूट्स के लिए वैसे मेम्ब्रेन बाय डिफॉल्ट सिलेक्टिवली परमेबल ही होती है। पूछो क्यों? अच्छा, सेल मेम्ब्रेन है, क्या है? और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म में एक ही टाइप का सॉल्यूट होता है, मल्टीपल टाइप। बताओ क्या बोलूं? तो बताइए, इसलिए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन को या बायो मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल कहा जाता है, क्योंकि उनके कांटेक्ट में नेचुरली मल्टीपल सॉल्यूट्स रहते हैं। और आप जब आर्टिफिशियली सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं मेम्ब्रेन के साथ, तो एक आधे सॉल्यूट वाला पढ़ रहे हैं आप। एक सॉल्यूट वाला पढ़ोगे तो बोलो या तो परमेबल होगी उसके लिए या फिर इम्परमेबल होगी। और अगर सॉल्वेंट के लिए परमेबल और सॉल्यूट के लिए परमेबल नहीं है तो उसी मेम्ब्रेन को हमने सेमी बोल दिया। तो मेम्ब्रेन तो वही है। बोलो, बोलो ऐसे। बस क्या बदल गया? नाम। किसके बेसिस पर? साथ में उसके। समझे बात अच्छे से? चलो आगे बढ़ते हैं। तो बताइए मेम्ब्रेन कौन सी लगाई हमने? बोलो, चाहे सेलेक्टिव बोलो चाहे, बस याद रहे कि इस एक्सपेरिमेंट में इस तरीके के अंदर जो मेम्ब्रेन हम पढ़ने वाले हैं ना, वो सॉल्यूट के लिए परमेबल नहीं होगी। पूछो क्यों? क्योंकि हमारा टॉपिक ऑस्मोसिस है बच्चे, हमें मूवमेंट सॉल्वेंट की करवानी है, सॉल्यूट की नहीं। इसलिए हम एक ऐसी मेम्ब्रेन याद यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जो मेम्ब्रेन सॉल्यूट के लिए परमेबल नहीं होगी। सही है बात? अब बताओ, इसके दो सिस्टम बन गए, सिस्टम ए और सिस्टम, बताओ दोनों तरफ वाटर कंटेंट एक जैसा। क्या ये मेम्ब्रेन वाटर के लिए परमेबल है? तो पानी ए से बी में जाएगा, बी से ए में आएगा, दोनों तरफ आएगा। और नेट मूवमेंट
इसका मतलब ऑस्मोसिस हो ही नहीं रहा। ऑस्मोसिस हमेशा किसी नेट मूवमेंट का ही नाम है। तो नेट मूवमेंट है क्या कोई? नेट मूवमेंट क्या है? बोलो डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन बोथ सिस्टम्स ए एंड बी, है ना? एंड बोथ सिस्टम्स आर सेपरेट बाय ए सेलेक्टिवली और द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बस ध्यान रखें कि जो मेम्ब्रेन हम पढ़ने वाले हैं वो अपने सॉल्यूट के लिए परमेबल नहीं है। सही है। अभी क्या करें, इस सिस्टम में क्या मिला दें? बोलो बाहर से मिला देते हैं सॉल्यूट्स। क्या मिला देते हैं? सॉल्यूट्स। सॉल्यूट मिलाते ही सॉल्यूट मिलाया ना हमने, सॉल्यूट मिलाते ही बोलो ये सॉल्यूशन हो गया। इससे पहले क्या था? इससे पहले बोलो प्योर वाटर था दोनों तरफ। इसका डीपी मैक्सिमम था, ओपी जीरो मतलब मिनिमम था। अब बताओ इसमें हमने क्या मिला दिया? सॉल्यूट। अब सॉल्यूट मिलाते ही बोलो ये क्या हो गया? क्या हो गया? सॉल्यूशन। सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। बोलो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन की बात आई है तो क्या पढ़ने वाले हैं अब हम? टाइप्स ऑफ। बोलो 3 टाइप याद करो। बोलो हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। किसके नाम है? किसके नाम है? कौन? बोलो दीज 3 टर्म्स आर रिलेटिव टर्म्स। सिंगल टर्म नहीं है, रिलेटिव टर्म है। हाइपर बोलना, हाइपो बोलना, आइसो बोलना रिलेटिव टर्म है। पूछो कैसे? मान लो 3 गिलास हैं अपने पास, गिलास ए, गिलास बी और गिलास, 3 गिलास हैं। तीनों में शरबत। शरबत का नाम आते मुंह में मिठास आती है, हाँ या ना? वेरी गुड। ए में बोलो 1 चम्मच शुगर, बी में बोलो 2 चम्मच शुगर, सी में बोलो 3 चम्मच शुगर। बताओ सबसे मीठा कौन सा? अरे वो तो मैंने बता दिया कि इनमें 1 2 3 चम्मच अलग अलग हैं, इसलिए आप ये सी कह रहे हो। आप सोचो मैं बाहर से बना के लाऊं शरबत और एक गिलास में 1 चम्मच मिलाऊं, दूसरे में 2 चम्मच और तीसरे में 3 चम्मच। आप तीनों खड़े हो जाओ। एक गिलास मैंने इसको पिलाया, एक गिलास इसको पिलाया, एक गिलास इसको पिलाया। मैंने तीनों से पूछा मीठा है? तीनों ने कहा हाँ। तो मैं तीनों से पूछता हूँ कि सबसे मीठा कौन सा? बोलो सर हमें पीने को एक एक ही मिला और वही हमारे लिए सबसे मीठा है। सही है बात या नहीं? क्योंकि कंपेयर नहीं कर पा रहे ना, रिलेट नहीं कर पा रहे। आप दोनों बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब ये अकेला है, अगर तीनों गिलास में इसको पिलाऊं तो रिलेट कर देगा। पहला गिलास पिलाओ, पूछो मीठा है, कहेगा हाँ। दूसरा पिलाओ, पूछो मीठा है, वो कहेगा पहले वाला थोड़ा ज्यादा है। तीसरा गिलास पिलाओ, ये सबसे मीठा है। रिलेट करके समझा रहा है, हाँ या ना? तो बोलो हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक रिलेटिव टर्म्स हैं। ऐसे बोलो क्या है? रिलेटिव टर्म्स हैं। क्या है? रिलेटिव टर्म्स हैं। इनको रिलेट करके ही समझाया जा सकता है। तो बताइए हम रिलेट किससे करें? बोलो ऐसे। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? ट्रांसपोर्ट इन और प्लांट्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन? सेल से रिलेट करो। बोलो प्लांट सेल से रिलेट करो। तो ऐसे सॉल्यूशंस, हाइपर क्या होता है? बोलो ज्यादा। और हाइपो क्या होता है? तो बोलो ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन सेल से ज्यादा हो वो हाइपरटोनिक। तो बोलो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन कंसंट्रेशन ऑफ सेल। दूसरा हाइपोटोनिक, बोलो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन लेस देन कंसंट्रेशन ऑफ सेल। तीसरा बोलो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सेल। एक बात और दिमाग में रखो आप सबके सब बच्चे, पूछो क्या? कंसंट्रेशन हर एक सॉल्यूशन की हमेशा उसमें प्रेजेंट सॉल्यूट मॉलिक्यूल से समझाई जाती है, ना कि सॉल्वेंट से। पूछो कैसे? अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई जाओ शुगर सॉल्यूशन लाओ, तो क्या लाओगे? नहीं, पानी और शुगर दोनों, लेकिन नाम मैंने शुगर सॉल्यूशन बोला है। सॉल्वेंट तो बाय डिफॉल्ट ही आएगा।
है ना, सॉल्ट सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन, तो उसके वाटर नहीं होगा क्या इनमें, लेकिन नाम किसका ले रहे हैं? तो बताइए किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन उसमें प्रेजेंट सॉल्यूट से बताई जाती है, सही है? तो बताइए कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ज्यादा है सेल से, हाँ या ना? इसका मतलब ये हुआ कि इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट तो है और वाटर, और सेल में इसकी कंपेयर में सॉल्यूट क्या है, कम है और वाटर। तो बेसिकली हमें ये मान के चलना है कि हाइपरटोनिक में पानी कम होता है क्योंकि सॉल्यूट ज्यादा होता है ना? दूसरे नंबर पे कौन से सॉल्यूशंस हैं? तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन लेस देन है ना, लेस देन है तो बोलो सॉल्यूट यहां पर और पानी, सही है? और सेल में सॉल्यूट इसकी कंपेयर में और पानी, इधर आओ आप आइसोटोनिक में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्यूट और वाटर दोनों तरफ, बोलो जितना सॉल्यूट इधर है उतना ही सॉल्यूट इधर है, और जितना वाटर इधर है उतना ही वाटर इधर है। कोई प्रॉब्लम? अरे हाँ ना तो बोलो अच्छे से, हाँ क्लियर है बात यहां तक? तो ये सॉल्यूशन कैसे हो गए? हाइपो, हाइपर और आइसोटोनिक। तो बाय डिफॉल्ट याद करो कि हाइपोटोनिक में पानी ज्यादा होता है और आइसोटोनिक में पानी सेल के बराबर ही रहता है। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? बताइए बी सिस्टम में मैंने क्या मिलाया? सॉल्यूट मिलाया, तो ये क्या बन गया? क्या बन गया? सॉल्यूशन ना। बोलो सॉल्यूशन में डीपी कम हो जाता है क्योंकि प्योर वाटर का डीपी क्या था, तो इसका मतलब सॉल्यूशन का डीपी हमेशा प्योर वाटर से कम ही रहेगा सेम अमाउंट में, हाँ या ना? और ओपी क्या हो जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा? अब बोलो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया ना, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया ना, यस और नो? तो एक बात याद कर लो, पूछो क्या? पूछो क्या? बोलो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट कंसंट्रेशन। बोलो सॉल्यूट था तो ओपी आ गया, सॉल्यूट नहीं था तो ओपी जीरो था। प्योर वाटर का ओपी सॉल्यूट है ही नहीं ना, हाँ या ना? बोलो इन ए सॉल्यूशन प्रेशर which applied by solute molecules is osmotic pressure and osmotic pressure is directly proportional to यहां OP means क्या है? ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक इन शॉर्ट क्या लिखते हैं? और ये प्रेशर है किसका? इसीलिए इस ऑस्मोटिक प्रेशर को सॉल्यूट प्रेशर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और इन शॉर्ट क्या लिखोगे ना, ऐसा गलती मत कर देना, एसपी नहीं लिखना, ओपी ही लिखोगे। समझ रहे हैं बात या नहीं? क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग प्लांट में कहीं पर भी एसपी लिखा हुआ मिल जाए ना आपको, क्या लिखा हुआ मिल जाए, आप समझना सक्शन प्रेशर। क्या समझना? इसीलिए सॉल्यूट प्रेशर लिखा जाएगा क्वेश्चन में, ऑस्मोटिक प्रेशर लिखा जाएगा क्वेश्चन में, और शॉर्ट लिखना होगा तो ओपी लिखा होगा। एसपी मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर या सॉल्यूट प्रेशर कंसीडर नहीं करेंगे आप। कोई प्रॉब्लम? अरे हाँ ना तो बोलो अच्छे से। अब बताओ ए में पानी था प्योर, बी में भी पानी इनिशियली तो प्योर ही था, लेकिन अब हमने क्या मिला दिया? मान लेते हैं दोनों तरफ 40-40, मतलब दोनों तरफ 100-100 वाटर मॉलिक्यूल थे, 100 ए में 100 बाहर से सॉल्यूट कितने मिला दिए? तो बताओ 40 सॉल्यूट्स को डिसॉल्व करने में 40 वाटर मॉलिक्यूल्स बिजी हो गए, 40 वाटर मॉलिक्यूल्स बिजी हो गए 40 सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व करने में, हाँ या ना? अगर 40 वाटर मॉलिक्यूल्स 40 डिसॉल्व करने में सॉल्यूट बिजी हो गए तो यहां बचे कितने? और इधर तो बताओ पानी ज्यादा कहां और कम कहां? ज्यादा कहां कम कहां? हाइपर कौन? हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, क्योंकि सॉल्यूट के बेसिस पर हाइपर हाइपो बताए जाते हैं। तो सॉल्यूट किसमें ज्यादा, सॉल्यूट किसमें कम, पानी किसमें ज्यादा, पानी किसमें कम? तो पानी कहां से कहां मूव करेगा? ए से
बोलो यही तो ऑस्मोसिस है, यही तो बताओ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन, मतलब पानी अपनी तो कहां जा रहा है, हाई टू लो, लेकिन डिफ्यूजन के दौरान बोलो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब अगर पानी का पूछा जाएगा तो आप बताओगे पानी अपनी तो हाई टू लो जा रहा है, लेकिन अगर सॉल्यूशन का पूछा जाएगा तो सॉल्यूशन के लिए तो लो टू, सॉल्यूशन के लिए तो लो टू। क्लियर है बात, हाँ या ना? अब बोलो ये भी तो कहा जाता है ना फ्रॉम लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, मतलब हाइपोटोनिक, और हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन मतलब, तो चार डेफिनेशन लिखी जा सकती हैं कि पानी का अपनी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाना थ्रू द मेम्ब्रेन, या बोलो डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू द मेम्ब्रेन, या बोलो लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन थ्रू द, और या फिर क्या बोलो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन थ्रू द मेम्ब्रेन। और सबका सीधा मतलब निकल के आता है बच्चे की ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस के टाइम पे सॉल्यूशन में जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहता है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन के। यहां तक अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो भाई खड़े हो जाओ कि भाई ये प्रॉब्लम है सर मुझे। हाँ जी बताइए, किस किस में? बिल्कुल मेम्ब्रेन। अगर आप एक तो ये समझो कि ऑस्मोसिस हमेशा सॉल्वेंट के लिए होता है, वो देखो ऑस्मोसिस के ठीक नीचे मैंने क्या लिखा, सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन है, वाटर, तो ऑस्मोसिस हम वाटर के लिए पढ़ते हैं, एक बात। दूसरा, यहाँ वाटर का मूवमेंट सिर्फ किससे होना चाहिए, मेम्ब्रेन से। ऐसे नहीं कि सीधा पानी से पाइप से बह रहा है और आप उसको ऑस्मोसिस कहो, नहीं। पानी बहता हुआ पाइप के अंदर, या ऐसे सड़क पे बहता हुआ पानी, या नदी में बहता हुआ पानी, डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस नहीं है। ऑस्मोसिस के लिए बीच में क्या आनी चाहिए, मेम्ब्रेन। बेटा ये जो मैंने ब्लू कलर में लिखी है, इधर कंसंट्रेशन ज्यादा है या कम है, और इधर तो बस हो गया ना, लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की। हाँ जी इम्परमेबल किसी सॉल्वेंट के लिए या किसी सॉल्यूट के लिए, दोनों के लिए। देखो सॉल्वेंट यूनिवर्सल वाटर है, और ऑल मेम्ब्रेन्स आर परमेबल फॉर द वाटर थ्रू द वाटर चैनल्स और द एक्वापोरिन्स। लेकिन क्या सॉल्वेंट दुनिया में पानी ही है, और कोई सॉल्वेंट नहीं है? क्या मेम्ब्रेन उसके लिए इम्परमेबल नहीं हो सकती? ऑस्मोटिक किस पे? हाँ तो पानी आएगा ना। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर का फर्क वाटर के ट्रांसपोर्ट पे तब पड़ता जब सॉल्यूट भी मूव करता। क्या सॉल्यूट मूव कर रहा है? ऑस्मोसिस के टाइम पे आप मूवमेंट किसकी करवा रहे हो? तो आपको याद करना है कि वाटर मूवमेंट, बोलो ऐसे, फ्रॉम हाई डीपी टू लो डीपी। तो मूवमेंट डीपी की वजह से हो रहा है, क्योंकि पानी अपने हाई डिफ्यूजन प्रेशर से कहां जा रहा है। और अगर आपने देखे तो बच्चे लो ओपी वाले सॉल्यूशन से हाई ओपी वाले सॉल्यूशन की तरफ है। डायरेक्शन बता सकता हूं मैं कि लो ओपी वाले सॉल्यूशन से किस तरफ है, हाई ओपी वाले सॉल्यूशन की तरफ है। सही है बात या नहीं? लेकिन पानी का मूवमेंट ओपी की वजह से नहीं, डीपी की वजह से, अपने डिफ्यूजन प्रेशर की वजह से। और बताइए, कल वाली क्लास में आए थे आप हैं? तो मैंने कहा था जब डिफ्यूज करते हुए मॉलिक्यूल्स मीडियम पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसको डिफ्यूजन प्रेशर कहते हैं। याद है? तो अभी मूव कौन कर रहा है? तो वाटर जो प्रेशर अप्लाई करेगा वो क्या होगा? तो बताओ वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा कहां, कम कहां? तो डीपी ज्यादा कहां, कम कहां? तो वाटर मॉलिक्यूल्स हाई डीपी टू लो डीपी आ रहे हैं अपने। और ओपी सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का होता है। किसी भी सॉल्यूशन में जो प्रेशर अप्लाई करेगा कौन, वो क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। और सॉल्यूट अभी मूव कर ही नहीं रहा। कंसंट्रेशन के, हाँ ऐसे पूछे ना कि भाई हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का ओपी बोलो ज्यादा, इसलिए मैंने क्या बोला कि भाई ओपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बढ़े आगे, यस और नो। और सुनिए
बताइए किसी भी सॉल्यूशन का ओपी बताने के दो तरीके हैं हमारे पास। ऐसा है कि भाई सीधा आपने को क्या किया, एक बोतल के अंदर पानी सॉल्यूशन डाल के दे दिया गया और कहा गया कि लो भाई इसका ओपी बताओ। इसका बोलो दो तरीके हैं, बोलो एक थ्योरेटिकल और एक प्रैक्टिकल। एक कैसा है थ्योरेटिकल तरीका और एक कैसा है प्रैक्टिकल तरीका है। तो हम पहले थ्योरेटिकल की बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी ने थ्योरेटिकल तरीके की बात ही नहीं की, एनसीईआरटी सिर्फ प्रैक्टिकल तरीके की बात करती है और हम दोनों की बात करेंगे। तो अभी हम पहले किसकी बात कर रहे हैं और फिर हम किसकी बात करेंगे, प्रैक्टिकल तरीके की। सही है बात या नहीं? चलो बताइए किसी भी सॉल्यूशन का ओपी बताने के लिए फॉर्मूला याद करो, ओपी इज इक्वल टू एमआरटी। आप इसे सीआरटी भी बोल सकते हैं क्योंकि मैं एम यहां मोलर कंसंट्रेशन को बोल रहा हूं। किसको बोल रहा हूं? मोलरिटी के बेसिस पर। लेकिन आप सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी के बेसिस पर भी बताते हैं, इसलिए कंसंट्रेशन आप सीआरटी से भी बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। आर बोलो गैस कांस्टेंट, क्या बताओगे? और गैस तो कांस्टेंट की वैल्यू 0.0821 बताते हो आप, 82 तक लिख दिया मैंने। टी बोलो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन बताते हैं आप। सही है बात या नहीं? अब अगर आप कहें कि 1 m ग्लूकोज सॉल्यूशन, बोलो ऐसे का ओपी बताओ, तो बोलो ओपी इज इक्वल टू 1 मोलर कंसंट्रेशन, 0.082 आर और 273 केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो बताइए ओपी आएगा 22.4 एटीएम पास्कल या बार 1 m ग्लूकोज सॉल्यूशन का। देखो ओपी बता दिया मैंने थ्योरेटिकली, आपको कुछ प्रैक्टिकल करने की जरूरत मुझे। लेकिन याद रहिए कि ओपी इज इक्वल टू एमआरटी फॉर्मूला जो है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स पर एप्लीकेबल है, ऐसे सॉल्यूट्स पर जो कि क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उन पर एप्लीकेबल है ओपी इज इक्वल टू एम आर टी। बताइए अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन सॉल्यूट हो, क्या हो, तो उसके लिए आई एम आर टी लगता है या आई सी आर टी। सही है बात या नहीं? यहां आप बताइए कि इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का बेसिक डिफरेंस क्या है। पानी में घोलने पर अगर आयंस दे तो इलेक्ट्रोलाइट, जैसे NaCl को पानी में घोल दोगे तो Na+ और Cl- बन जाएगा। सही है बात या नहीं? यस और नो? तो ऐसे सॉल्यूट्स जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद आयन रिलीज करें वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और जो आयन रिलीज वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो ओपी इज इक्वल टू IMRT जो है बच्चे, ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए सॉल्यूशन है। किसके लिए है? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिए ओपी की वैल्यू बताने के लिए है। यहां एम मोलर कंसंट्रेशन, आर गैस कांस्टेंट और टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो बात कर चुके हैं हम। आई यहां बताइए आयनाइजिंग कांस्टेंट है, क्या है? क्या है? कौन? आई क्या है? कौन? क्या है? बोलिए। जब केमिस्ट्री वाले आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाएंगे ना हमें, तो हमें वो सिलेक्टेड सॉल्यूट्स का आई की वैल्यू भी बताएंगे। जैसे मैं आपको सॉल्यूशन दूं कि भाई 1MnACl सॉल्यूशन है, इसका ओपी बताइए। आप बताइए इसके लिए आई की वैल्यू होती है नेचुरली 2, हमें याद करनी है, जो केमिस्ट्री वाले हमें पढ़ाएंगे भी बढ़िया से। तो ओपी इज इक्वल टू IMRT है ना फॉर्मूला, तो बोलो 2 आई की वैल्यू इंटू 1 मोलर कंसंट्रेशन 0.082 इंटू 273 इज इक्वल टू आ जाएगा 44.8 एटीएम बार या पास्कल। सही है? तो याद रखें कि इलेक्ट्रोलाइट्स का ऑस्मोटिक प्रेशर नॉन इलेक्ट्रोलाइट से ज्यादा होता है। बोलो ऐसे। और आप बताइए कि जो वाटर का मूवमेंट है किसका, क्या है? वो होता है हाई dp2, सही है, या सॉल्यूशन के लो OP2। अभी अभी पढ़ के आए हैं हम, हाँ या ना? आप मैं आपको कहूं कि भाई हमारे पास ना एक सिस्टम है ऐसे, इस सिस्टम के दो पार्ट किए हमने सेमी या सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से। एक का नाम A और एक का नाम, A में है 1MnACl सॉल्यूशन और B में है 1M ग्लूकोज सॉल्यूशन। बताओ पानी कहां से कहां जाएगा? दिमाग लगा दोबारा। लो ओपी टू हाई ओपी या हाई टू लो? हाँ, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ। टॉपिक आपको समझ में आ गया, आपको लगा कि आंसर सबसे पहले मैं ही दूंगा, लेकिन जल्दबाजी में गड़बड़ हो गई नहीं, इसलिए हमेशा थोड़ा सा क्या करना होता है, कूल एंड काम रहना होता है, हाइपर नहीं। सही है बात या नहीं?
तो पानी कहां से कहां जाएगा? लो ओपी से। तो बताइए फ्लो रहेगा कहां पर? क्योंकि इधर ओपी आएगा ज्यादा और इधर ओपी आएगा। चलिए क्वेश्चन सेम ही है, थोड़ा चेंज करते हैं। बताइए एक सिस्टम ए और एक सिस्टम बी, दोनों को अलग किया गया सेमी परमिएबल। इधर सॉल्यूशन है 1MnACl और इधर सॉल्यूशन है 2M ग्लूकोज। तो दोनों तरफ 44.8 atm आएगा। बोलो आइसोटोनिक कंडीशन बन जाएगी और यहां हो जाएगा आयनिक इक्विलिब्रियम। यस और नो? कान पे पड़ेगी, बोलो डायनामिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम तो कौन पढ़ाएगा? केमिस्ट्री वाले। डायनामिक इक्विलिब्रियम, नेट मूवमेंट इज जीरो। हाँ या ना? बिल्कुल। ऐसे तीसरी कंडीशन ले लें, वही ए और बी सिस्टम, दोनों को अलग किया गया सेमी परमिएबल। ए में 1MnACl सॉल्यूशन, लेकिन बी में 3MnA ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो बताओ पानी कहां से कहां जाएगा? ए से, क्योंकि इस बार ओपी जो है वो 3M ग्लूकोज का 1MnACl से मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया ना? हाँ या ना? अच्छे से। ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर लेंगे आप। तो बोलो ये तो थ्योरेटिकल तरीका हो गया। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल तरीके की। बताइए एक बीकर है, क्या है? बीकर में रखी गई है एक फनल। बोलो थीसल फनल। थीसल फनल बोलो चौड़े मुंह की फनल होती है। फ्रंट का जो माउथ होता है ना फनल का, वो थोड़ा वाइड होता है, बोलो, है ना? चौड़े मुंह की फनल है, बोलो थीसल फनल। क्या बोलेंगे? थीसल फनल। इसके माउथ पर एक मेम्ब्रेन बांध दी गई है, बोलो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके माउथ पर एक मेम्ब्रेन बांध दी गई है, बोलो सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। बीकर में बोलो पानी भरा हुआ है। पानी का मतलब क्या है? हाँ मैंने कहा ना, मैं भी जब भी वाटर बोलूं आप समझ जाना कि कौन सा वाटर है। शाबाश। तो यहां क्या भरा गया है? ये प्योर वाटर का डीपी। शाबाश। ओपी मिनिमम वैल्यू इसकी, सही है। और बोलो फनल जिसमें की बांध दी गई है, क्या वहां पर बोलो सॉल्यूशन है शुगर सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है? कौन सा सॉल्यूशन है? बोलो शुगर सॉल्यूशन, सही है। इस लेवल तक भरा गया है। बताइए शुगर सॉल्यूशन का डीपी क्या होगा और ओपी क्या होगा? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अच्छे से समझ आ रही हैं बातें आपको? बढ़ूं आगे? चलें आगे? ठीक है। आप बताइए कि जो हम पढ़ रहे हैं ना बच्चे, ये हम पढ़ रहे हैं एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बोलो ऐसे, एट। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, पानी फनल के अंदर जाएगा या फनल से बाहर आएगा? फनल के अंदर जाएगा या बाहर आएगा? हाँ अंदर जाएगा ना? कौन? ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल जब यहां से अंदर करेगा, सही है, तो फनल में सॉल्यूशन का लेवल बढ़ेगा या कम होगा? क्या होगा? मान लेते हैं कि यहां तक बढ़ गया सॉल्यूशन का लेवल। यस और नो? ये जो एरो है ना, यहां से लेकर यहां तक जो बढ़ा हुआ दिखा रहा है, बोलो ये है रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस। किसका रिजल्ट है? किसका रिजल्ट है? रिजल्ट ऑफ ये रेड मार्कर दिख रहा है आपको सबको? ठीक है। प्रॉब्लम कोई? पक्का? देखो एनसीईआरटी पेज नंबर 181 फिगर 11.4 में ए और बी, उसका ए फिगर बताया मैंने आपको। बोलिए ऑस्मोसिस का डेमोन्स्ट्रेशन है। क्या है? किसका? मुझे बताइए कि भाई पानी बीकर से फनल में जा रहा है वाटर, और फनल के अंदर सॉल्यूशन का लेवल क्या हो रहा है? राइज। हाँ या ना? पानी अंदर कब तक जाएगा? जब तक कि डायनामिक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। लेकिन ये इक्विलिब्रियम किसका आएगा? वाटर का या शुगर का?
वाटर का या शुगर का? हाँ, वाटर का या शुगर का? वाटर का। शुगर तो ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर रही। अगर फनल में शुगर के 40 मॉलिक्यूल हैं तो अब भी 40 ही रहेंगे। वाटर मॉलिक्यूल तो वाटर के इंक्रीज हुए हैं। तो इक्विलिब्रियम किसका आएगा? क्यों? क्योंकि यहां यूज की गई मेम्ब्रेन सॉल्यूट के लिए परमेबल ही नहीं है, परमेबल सॉल्वेंट के लिए है। हाँ या ना? तो बताइए इक्विलिब्रियम किसका आएगा? किसका आएगा? लेकिन अगर मैं सिचुएशन चेंज कर दूं और यहां एक ऐसी मेम्ब्रेन यूज की जाए जो सॉल्यूट के लिए भी परमेबल हो, सॉल्वेंट के लिए तो है ही, साथ ही साथ इक्विलिब्रियम आएगा? हाँ? किसका? हाँ? पूरे सॉल्यूशन का ना। एनसीईआरटी पेज नंबर 181 फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट की 3 लाइनें। इन एनी केस इफ द सुक्रोज does the diffuse out through the membrane, will this equilibrium will ever reached? तो इक्विलिब्रियम आएगा क्या? यस और नो? बोलो बिल्कुल आएगा। लेकिन किसका आएगा? हाँ? सॉल्यूशन का, शुगर का भी और वाटर का भी। ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, इजीली कंडक्ट कर सकते हैं। कैसे? मेडिकल से, शॉप से वो ले सकते हैं आप सिरिंज, बड़े वाली, कैटल्स के जो इंजेक्शन लगाने के काम आती है, छोटे वाली नहीं बड़े वाली। उसमें जिस तरफ सुई लगती है वो हिस्सा काट लो, ऊपर पिस्टन तो है ही, और पाइप के एक साइड क्या कर लो, मेम्ब्रेन बांध लो। बच्चा कहता है हम सारे जुगाड़ कर लेंगे, मेम्ब्रेन बताओ कहां से लेनी है ना? सेल मेम्ब्रेन कहां से मिले? एग मेम्ब्रेन से। अंडा होता है ना, अंडा, अंडा तोड़ो आप, टूटा तो बाहर कैल्शियम कार्बोनेट की शेल है, अंदर जो भी मटेरियल उसमें प्रोटीन था, यॉक था। अगर आप ऑमलेट खाते हैं, अंडा खाते हैं तो आप उसे खा जाइए, नहीं खाते तो आप इधर उधर फेंक दीजिए, हमें मतलब सिर्फ शेल से है। शेल जो है ना, शेल का अंदर वाला टूटा हुआ कवर देखना, अंदर एक मेम्ब्रेन दिखेगी आपको। बोलो ये मेम्ब्रेन एग मेम्ब्रेन है। इसको यहां से सेपरेट कैसे करें? बोलो फोर्सेप्स से, चिमटी से पकड़ के खींच लो। हाँ या ना? गलत बात। बोलो मेम्ब्रेन्स बहुत नाजुक होती हैं, टूट जाती हैं खींचने पर, है ना? तो अलग कैसे करें? बोलो डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दीजिए। अपने घर में क्लीनर्स जो आते हैं ना, टॉयलेट क्लीनर, ये सब, इनमें पक्का HCl तो होता ही है, वरना मार्केट से बहुत सस्ता सा मिल जाता है, 10-20 रुपए की बोतल, येलो कलर का HCl, डाइल्यूट HCl होता है। यस और नो? उसको बाउल में रखो, उसके अंदर एग शेल रखो, एग शेल रखने से कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगी? डिसॉल्व, और जो मेम्ब्रेन है बच्चे वो अलग हो जाएगी। आप उसको यूज करिए उठा के। बच्चा कहता है आपको कैसे पता? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पेज नंबर 181 ऊपर की पहले पैराग्राफ की 4 लाइनें छोड़ दो आप। हाँ हाँ भाई, बच्चे को मैं ये नहीं कह सकता ना कि एसिड खरीद के लाया, ये किया वो किया, सब हमारी बुक के अंदर है, मैं मेरी तरफ से नहीं बता रहा आपको। ठीक है बात या नहीं? तो फिगर 11.4 के बाद देखो आप, यू कैन गेट दिस काइंड ऑफ द मेम्ब्रेन इन, पढ़ते जाओ। हाँ जी, क्लियर है बात यहां तक? कोई प्रॉब्लम? तो क्या ये डेमोस्ट्रेशन हम भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये किसका डेमोस्ट्रेशन है? ऑस्मोसिस का। इससे फनल में सॉल्यूशन का लेवल क्या हो गया? राइज हो गया। किस वजह से? क्योंकि ऑस्मोसिस हो गया, मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर मूव कर गया। ठीक है, लेकिन आप ध्यान दीजिए, ये सारा काम कब किस पे हुआ? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। और बताइए एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑस्मोसिस पर या वाटर के मूवमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा। आप फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, आपको कहते हैं बाय डिफॉल्ट एस्मोटिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर एक मान के चलिए 1 atm, है ना? तो ये सारा काम 1 atm पे तो हो ही रहा है, 1 atm पे तो हो ही रहा है। यस और नो? अच्छे से। अभी पता है क्या करना है? बताइए, इसमें क्या करते हैं, बाहर से ना एक पिस्टन लगाते हैं। बाहर से क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? पिस्टन। इसलिए सिरिंज का एग्जांपल दिया था मैंने, उसमें पिस्टन भी लगा हुआ होता ही है।
है ना। इस पिस्टन से बाहर से क्या लगाइए, क्या लगाइए, लेकिन इस प्रेशर पे ध्यान दीजिए, पूछे क्या, अदर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बोलो ऐसे। मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक लग रहा है ना बच्चे बाय डिफॉल्ट, उसके अलावा उसको ऐड मत करना। पूछो क्यों, क्योंकि उसका ऑस्मोसिस पे कोई इफेक्ट नहीं है। वो था तब भी ऑस्मोसिस तो हो ही रहा था, है ना। एटमॉस्फेयर प्रेशर का ऑस्मोसिस पे कोई फर्क, तो उसे काउंट तो करना ही नहीं है, उसे तो काउंट, उसके अलावा प्रेशर काउंट करो। बोलो बाहर से क्या किया, पिस्टन से हम धीरे धीरे क्या लगाने लगे, क्या लगाने लगे, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते गए वाटर एंट्री बंद होती गई, स्लो होती गई, एंट्री क्या होती गई, स्लो 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 स्लो, प्रेशर इंक्रीज होता है, वाटर एंट्री। बोलो एक टाइम ऐसा आता है, बोलो एक टाइम कि प्रेशर लगाने पर वाटर एंट्री बंद हो जाती है। बोलो जिस प्रेशर पर वाटर एंट्री बंद हो गई, मान लेते हैं वो प्रेशर मैंने बाहर से लगाया 5 बार या 5 एटीएम या 5 पास्कल, हाँ या ना, तो बोलो सॉल्यूशन का ओपी भी 5 है। बोलो ऐसे, बोलो बाहर से जितना प्रेशर लगेगा ना, अमाउंट ऑफ प्रेशर अदर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर which required to prevent the entry of water into funnel is equal to osmotic pressure। बाहर से जो प्रेशर आपने लगाया जिस पर वाटर एंट्री बंद हो गई, वो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल है। तो इसका मतलब मैंने बाहर से प्रेशर 5 लगाया तो मैं कहूंगा ऑस्मोटिक प्रेशर भी 5 है। बाहर से प्रेशर कितना लगाया तो मैं कहूंगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर भी कितना है। क्लियर है बात या नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, पूछे क्या, बाहर से लगाया गया प्रेशर की वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है, बाहर से लगाया गया प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं है। पूछो क्यों, क्योंकि बच्चे ऑस्मोटिक प्रेशर तो सॉल्यूट की वजह से होता है, पिस्टन की वजह से नहीं। तो बाहर से लगाए गए प्रेशर की वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है, वो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं है। तो बाहर से प्रेशर कितना लगाया, वाटर एंट्री क्या हो गई, ये प्रेशर किसके बराबर है। एनसीईआरटी पेज नंबर 181 पैराग्राफ नंबर 2, एक्सटर्नल प्रेशर कैन बी अप्लाइड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ वाटर थ्रू द मेम्ब्रेन, यस और नो। दिस प्रेशर required to prevent the entry or the diffusion is in fact the osmotic pressure। ये जो प्रेशर बाहर से लगाया जो रिक्वायर्ड है हमें वाटर एंट्री को प्रिवेंट करने के लिए, वो क्या है, नहीं, बाहर से लगाया गया प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर थोड़ी होता है। इसलिए हाँ, इसलिए एनसीईआरटी आगे क्या लिख रही है, एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ, हाँ ये फंक्शन किसका है, इसका मतलब अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या होंगे तो मुझे बाहर से प्रेशर भी क्या लगाना पड़ेगा, और सॉल्यूट क्या होंगे तो मुझे बाहर से प्रेशर भी क्या लगाना पड़ेगा। कितने लोगों के ऊपर से गई ये बात, एक और कैसे, क्या नहीं समझ आया बच्चे, बताइए मुझे इस लाइन में। मैं कह रहा हूं कि बाहर से मैंने प्रेशर लगाया, किससे, कितना लगाया, तो वाटर एंट्री क्या हो गई, ये प्रेशर ही क्या है, गलत बात है ना ये। तो क्या ऑस्मोटिक प्रेशर पिस्टन का होता है, बराबर हो गया ना। इसलिए वो कह रहा है कि दिस इज द फंक्शन ऑफ सॉल्यूट कंसंट्रेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर पिस्टन का प्रेशर नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर तो सॉल्यूट का प्रेशर है। लेकिन जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा ना, पिस्टन से प्रेशर मुझे उतना ही ज्यादा लगाना पड़ेगा कि सॉल्यूशन के ओपी की वैल्यू उतनी ज्यादा आएगी। समझे भाई, हाँ बढ़े फिर आगे, कोई प्रॉब्लम, हाँ पक्का। चलो और सुनो फिर। तो ये फिगर हो गया एनसीईआरटी पेज नंबर 181 का 11.4। यहां दो डाउट जो जनरली बच्चा बुक लेके मेरे आगे पीछे घूमेगा काउंटर पे, लेकिन आपको घूमने की जरूरत नहीं है, मैं दोनों आपके डाउट्स यहां बता देता हूं क्या है, लेकिन उनका सॉल्यूशन नहीं दूंगा अभी। पहला डाउट क्या होता है बच्चे का, पहला डाउट होता है कि सर अगर प्रेशर आपने 5 लगाया, मान लो मैं 6 लगा दूं, फिर मैं कहता हूं पानी बाहर निकलेगा,
रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं इसको। बच्चा कहता है 6 प्रेशर लगाने पर पानी बाहर क्यों जाएगा? तो पहला क्यों तो ये है जिसका आंसर अभी नहीं दे रहा मैं। दूसरा, बच्चा कहता है सर प्रेशर लगाने पर ऐसा क्या हो गया, प्रेशर लगाने पर ऐसा कि वाटर एंट्री बंद हो गई। इसका भी कारण नहीं बता रहा हूं अभी मैं। ये दोनों ही टॉपिक, दोनों ही क्यों का आंसर, वाई का आंसर मैं दूंगा आपको प्रेशर पोटेंशियल के साथ। जब मैं वाटर पोटेंशियल पढ़ाऊंगा ना तो उसमें एक प्रेशर पोटेंशियल टर्म पढ़ाऊंगा मैं आपको, साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई। और जब मैं साई पी को डिफाइन करूंगा ना बच्चे, उस टाइम पे ये डायग्राम फिर से बनाऊंगा और इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर भी आपको दूंगा, और बढ़िया तरीके से। अभी नहीं लेकिन, ठीक है। अभी तो इतना याद करो कि बाहर से प्रेशर लगाने पर वाटर एंट्री बंद हो जाती है। जिस प्रेशर पर वाटर एंट्री बंद हो जाती है वो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हम काउंट करते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम? बढ़े आगे, ठीक है। किस पे? वो तो क्या, जब जरूरत से ज्यादा प्रेशर लगा दोगे ना तब मेम्ब्रेन फटेगी। तो वही तो मैं कह रहा हूं ना, 5 से ज्यादा 6 7 8 लगाने पर क्या होगा? रिवर्स ऑस्मोसिस। और रिवर्स ऑस्मोसिस से भी अगर ज्यादा प्रेशर लगा दोगे तो मेम्ब्रेन रैप्चर हो जाएगी, क्योंकि मेम्ब्रेन तो डेलीगेट होती है ना। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। दोनों क्वेश्चन मैंने बताया ना, बढ़िया से बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। जब साई पी डिफाइन करूंगा तो ये डायग्राम दोबारा बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है ना बच्चे कौन सी बात कहां समझ आने वाली है। तो बढ़िया से बताएंगे, तो आप काउंटर पे इधर उधर भागने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। शानदार तरीके से करेंगे हम हर चीज को। बढ़े आगे। ये एक सिस्टम है जिसके हमने 3 पार्ट कर लिए। कितने पार्ट कर लिए? 3। सही है। इसमें फर्स्ट पार्ट में सॉल्यूशन जो भरा हुआ है बोलो वो हाइपोटोनिक है। सेकंड वाले में बोलो आइसोटोनिक है। थर्ड वाले में बोलो हाइपरटोनिक है। फर्स्ट वाले में कैसा? सेकंड, थर्ड। क्लियर है बात या नहीं? बोलो हाइपो, आइसो, हाइपर। किससे कंपेयर कर रहे हो? रिलेटिव टर्म्स है ना ये तो। किससे कंपेयर कर रहे हो? सेल से। किससे? बोलो प्लांट का एक टिश्यू था, उस टिश्यू से हमने 3 सेल ली, एक जैसी साइज में, शेप में, कंसंट्रेशन में, मोलर कंसंट्रेशन में, हर चीज सेल्स की सेम है क्योंकि सेम टिश्यू की। और तीनों सेल्स को इसमें रखा और तीनों सेल से कंपेयर कर रहे हैं कि भाई सेल के साथ कंपेयर करता हुआ सॉल्यूशन एक हाइपो, एक आइसो और एक कैसा लिया? हाइपर। यस और नो? जब मैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखूंगा तो बताइए प्लांट सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री का नाम क्या है? सेल वॉल। तो बताइए ये तो सेल वॉल है, थिक एंड रिजिड बाउंड्री। थिक एंड रिजिड बाउंड्री कौन? सेल वॉल। तो इसे मैं मार्किंग कर रहा हूं, CW मतलब क्या है? सेल वॉल। ये दूसरी वही सेल, ठीक है। और ये तीसरी सेल। 3 सेल हमने पढ़नी है ना अलग अलग, तो ये इसकी सेल वॉल। तो प्रॉब्लम? ठीक है। बोलो सेल वॉल के साथ मैच करते हुए अंदर सेल मेम्ब्रेन भी तो होती है। क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। चलो ठीक है। बोलो ये सेल वॉल के साथ है सेल मेम्ब्रेन। कलर दूसरा देते हैं, ग्रीन। ये कौन है? और ये है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है, पता है क्या आपको? ठीक है। ये दूसरी सेल है, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है।
ठीक है, सेल सेल सेल, हाइपोटोनिक में, आइसोटोनिक में, और बताइए जब इस अंदर वाली लेयर की बात करोगे तो इस अंदर वाली लेयर को क्या बोलोगे आप, और उसके अंदर वैक्यूल है, तीनों में ये तीनों चीजें दिख रही हैं आपको। अगर किसी सेल को बोलो ऐसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा गया, किस में रखा गया, तो इसका मतलब सेल के अंदर पानी, सेल के अंदर पानी, क्योंकि बाहर सॉल्यूशन में पानी ज्यादा है और सॉल्यूट कम है ना, तो पानी सेल के क्या होगा, पानी सेल के क्या होगा, अंदर जाएगा ना। वाटर एंटर्स इनटू सेल, बोलो एंडोस्मोसिस, क्या कहेंगे इसे आप, अगर पानी सेल के अंदर एंटर करता है तो इसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोई प्रॉब्लम, यस और नो। और बताइए कि जब हमने सेल को रखा आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, किसमें, तो बोलो जितना पानी अंदर जा रहा है उतना ही बाहर आ रहा है, और जितना बाहर जा रहा है उतना ही नेट फ्लो जीरो, सही है। लेकिन जब सेल को रखा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो बताइए सेल में से पानी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन में पानी कम है और सॉल्यूट एज कंपेयर टू सेल, तो पानी सेल से क्या होगा, क्या होगा, और पानी का बाहर आना, बोलो एक्सऑस्मोसिस, क्या होगा। लेकिन साथ ही साथ आप देखो सेल के प्रोटोप्लाज्म का वॉल्यूम कम हो रहा है, सेल के प्रोटोप्लाज्म का वॉल्यूम श्रिंक हो रही है, सेल श्रिंक हो रही है, तो बोलो एक्सऑस्मोसिस को प्लाज्मोलाइसिस भी कहते हैं, प्लाज्मो प्लाज्मो, तो एक्सऑस्मोसिस और एनी प्रॉब्लम, बढ़े आगे। तो बताइए कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ना एक्सऑस्मोसिस होता है ना एंडोस्मोसिस होता है, क्योंकि नेट मूवमेंट जीरो है। लेकिन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में नेट मूवमेंट बाहर है और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में नेट मूवमेंट, कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़े। बताइए कि जब वाटर अंदर एंटर करता है, बोलिए ऐसे, तो अंदर जो वॉल्यूम है ना सेल का, बच्चे सेल का वॉल्यूम बढ़ेगा, सेल का वॉल्यूम बढ़ेगा ना, इंक्रीज होगा ना, किसका वॉल्यूम, क्या होगा, तो वॉल्यूम जब सेल का क्या होता है, तो बताइए अंदर से सेल का वॉल्यूम बाहर की तरफ वॉल पर क्या लगाएगा, क्या लगाएगा, बोलो इस प्रेशर को टर्गर प्रेशर कहते हैं, क्या कहते हैं, इन शॉर्ट टीपी, सही है, हाँ या ना, अच्छे से। लेकिन बताइए बाहर की तरफ रिजिड वॉल है, बाहर की तरफ, तो बताइए सेम इसी टाइम पे ये जो रिजिड वॉल है ये क्या करेगी, बाहर से अंदर की तरफ प्रेशर लगाएगी, भाई सेल को फटना नहीं है, सेल को, तो बताइए इस प्रेशर को बोलेंगे वॉल प्रेशर, क्या बोलेंगे, इन शॉर्ट, बोलो जितनी वैल्यू होगी टर्गर प्रेशर की उतनी ही वैल्यू होगी किसकी, वॉल प्रेशर की, जितनी वैल्यू किसकी होगी और उतनी ही वैल्यू किसकी होगी, हाँ या ना। और बताइए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखने पर, बोलो ऐसे, टर्गर प्रेशर पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, क्योंकि यहां वाटर का एडिशन होने से वॉल्यूम बढ़ेगा, बढ़ेगा तो मेम्ब्रेन वॉल पर क्या लगाएगी, प्रेशर, और जो मेम्ब्रेन वॉल पर प्रेशर लगाएगी इस प्रेशर को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, कोई प्रॉब्लम, पक्का। बताइए ऐसी सेल जो कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर टर्गर प्रेशर अप्लाई करती हैं, ऐसी सेल्स को टर्जिड सेल कहा जाता है, क्या कहा जाता है। और बेसिकली एक बात दिमाग में रखिए आप, पूछिए क्या, पूछिए क्या, प्लांट सेल्स अपनी रियल शेप में टर्जिडिटी पर ही आती हैं। जब कोई सेल टर्जिड होती है ना, टर्जिड, तभी वो अपनी शेप में आती है। आपने कहा कोई सेल है राउंड, कोई सेल है ओवल, कोई सेल है ट्रायंगल, कोई सेल है ऑक्टागोनल, यस और नो, कोई सेल है बीन शेप, कोई सेल है स्पिंडल शेप। तो ये जो शेप्स पढ़ते हो ना आप सेल्स की,
सेल अपनी रियल शेप पे कब होती है? अच्छा, टर्जिडिटी में पानी अंदर आता है या बाहर जाता है? अंदर आता है, तो सेल में पानी का लेवल ज्यादा होगा या कम? सेल के पास एक्स्ट्रा वाटर ज्यादा होगा या कम? और सेल अपनी एक्स्ट्रा वाटर कहां रखती है? इसलिए टर्जिड सेल की वैक्यूल देखो सबसे बड़ी है। और आप क्या पढ़ते हो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के बेसिक डिफरेंस करते हो ना आप, तो आपका कहा जाता है प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है, तो भाई लार्ज सेंट्रल वैक्यूल तो टर्जिड सेल में होती है। इसलिए एक एक्चुअल प्लांट सेल हमेशा टर्जिड कंडीशन में ही एक्चुअल नॉर्मल सेल कंसीडर की जाती है। कोई समझ आई बात या ऊपर से गई है सब? पक्का ना? अच्छे से। फिर आप बताइए कि जब हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखेंगे, किसमें? तो नेट मूवमेंट क्या है? तो बोलो मेम्ब्रेन और वॉल के बीच में कोई गैप तो नहीं है? मेम्ब्रेन और वॉल के बीच में कोई गैप तो नहीं है, लेकिन प्रेशर तो लग ही रहा है ना। यहां आओ, आप यहां खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? प्रिंस। इधर देख मेरी तरफ, ऐसे ऐसे कर, ऐसे हाथ बिल्कुल सीधे, आप भी ऐसे करो, ऐसे देखो आप। ये वॉल है, लग भी रहे हैं, और हाँ हाँ मैं और ये दोनों, इसलिए मैंने खुद को वॉल नहीं बनाया। ये मेम्ब्रेन है मेरी लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कौन है? वॉल है। अभी बताओ वॉल और मेम्ब्रेन के बीच में गैप नहीं है, देखो आप, सही है। और ये एक दूसरे पर कोई प्रेशर भी नहीं लगा रहे, तो बोलो चिपके हुए हैं, प्रेशर नहीं लग रहा। पूछो क्यों? क्योंकि नेट मूवमेंट जीरो है। जीरो है ना, तो जितना पानी अंदर आ रहा है उतना पानी, तो मेम्ब्रेन वॉल से सटी हुई है, चिपकी हुई है, लेकिन प्रेशर नहीं लगा रही। लेकिन सोचो मैं वाटर मॉलिक्यूल हूं, और अगर सेल के अंदर वाटर क्या करे? एंटर करे, तो मेम्ब्रेन क्या करेगी? वॉल पर क्या करेगी? तो मैं प्रेशर किस पे लगा रहा हूं? मैं वॉल्यूम हूं सेल का। वाटर बढ़ने से सेल का वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। यहां से जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये मेम्ब्रेन किस पर प्रेशर बढ़ाएगी? देखो वॉल अपनी जगह से हिल नहीं रही। पूछो क्यों? क्योंकि इधर से जितना प्रेशर लग रहा है ना बच्चे, उधर से उतना प्रेशर वो फील भी तो कर रही है ना। इसलिए हम कहते हैं टर्गर प्रेशर के इक्वल है कौन? कि इधर से जितना क्या लगेगा, उधर से उतना क्या लगेगा। सही है। लेकिन अगर कंडीशन कैसी है बच्चे? आइसोटोनिक, तो बोलो वॉल्यूम अंदर से प्रेशर लगा ही नहीं रहा, क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंज, तो बोलो ट्रगर प्रेशर जीरो। मेम्ब्रेन और वॉल के बीच में गैप, फिर भी ट्रगर प्रेशर जीरो कंसीडर करोगे आप। वॉल और मेम्ब्रेन सटी हुई है लेकिन प्रेशर नहीं लगा रही, यस और नो? चलो भाई साहब, थैंक यू वॉल और मेम्ब्रेन दोनों को। लेकिन आप एक बात और सोचो, पूछो क्या? इसके पास टर्जिड सेल से ज्यादा पानी नहीं है, इसलिए इसकी वैक्यूल का साइज थोड़ा छोटा है, हाँ या ना? और इसमें टर्गर प्रेशर की वैल्यू जीरो कंसीडर करोगे। और बताओ ऐसी सेल को फ्लैसिड सेल कहा जाता है, ढीली ढाली सेल, क्या बोलते हैं? फ्लैसिड सेल। समझे बात या नहीं? और बोलो अगर सेल में से पानी क्या हो रहा हो? क्या हो रहा हो? सोचो वॉल पर प्रेशर लगे तो पॉजिटिव, नहीं लगे जीरो। वॉल से दूर हो गए तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बोलो नेगेटिव कंसीडर करेंगे। बोलो यहां टीपी कैसा कंसीडर करेंगे? नेगेटिव। सेल नहीं कहते कि मेरा टीपी नेगेटिव है, ऐसे बोलो, हम एज्यूम करते हैं, हम कंसीडर करते हैं। बोलो इन ए प्लाज्मोलाइज्ड सेल टर्गर प्रेशर एज्यूम और कंसीडर्ड एज ए नेगेटिव प्रेशर। कंसीडर करते हैं, एज्यूम करते हैं, होता थोड़ी है। सेल थोड़ी कहते हैं कि मेरा प्रेशर नेगेटिव है, वो तो कह रहे मेरा पानी कम हो रहा है बस। लेकिन हमने क्या डायरेक्शन के अकॉर्डिंग समझ दिया। हम कहते हैं वॉल पर प्रेशर लग रहा है, पॉजिटिव टर्जिड सेल, नहीं लग रहा जीरो। मेम्ब्रेन वॉल से दूर हट गई तो डायरेक्शन बदल गई, तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमने इसको बोल दिया नेगेटिव प्रेशर, हाँ या ना? और बोलो ऐसी सेल को प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहा जाता है। कौन सी सेल कहेंगे? कौन सी सेल कहेंगे? प्लाज्मोलाइज्ड। समझे बात या नहीं? यस और नो? और प्लाज्मोलाइज्ड सेल में टर्गर प्रेशर कैसा कंसीडर करोगे? कोई प्रॉब्लम? एनसीईआरटी कहती है कि जब प्लाज्मोलाइसिस होता है ना, मेम्ब्रेन वॉल से दूर हट जाती है, हट गई, मेम्ब्रेन और वॉल के बीच एक गैप आता है, आ रहा है? एनसीईआरटी पूछती है व्हाट ऑक्यूपाई बिटवीन द मेम्ब्रेन एंड वॉल इन ए प्लाज्मोलाइज्ड सेल और द श्रिंकन प्रोटोप्लास्ट?
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कैसा? बोलो जो सॉल्यूशन इसके चारों तरफ है ना वही इस गैप में होगा। पूछो क्यों? पूछो क्यों? बोलो वॉल्स आर परमिएबल बाउंड्रीज। तो बाहर की तरफ जो सॉल्यूशन है वो वॉल के लिए कोई असर नहीं डाल रहा ना, क्योंकि वॉल तो हर चीज के लिए परमिएबल है। तो बोलो वही सॉल्यूशन इसके चारों तरफ फैल गया। एनसीईआरटी पेज नंबर 182 पे ऊपर ये तीनों फिगर हैं 11.5 में, उसके ठीक नीचे का पैराग्राफ पहला खत्म करते ही नीचे एनसीईआरटी ने एक अकेला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट ऑक्यूपाई समझे? हाँ या ना? अच्छे से? कोई प्रॉब्लम? बढ़े आगे? हाँ भाई, और सुन लो फिर बढ़िया सी बात। पूछो क्या? एनसीईआरटी ना अपनी एक बात और समझ ले, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाएं, सेल बायोलॉजी को जोड़ लें साथ में, है ना? तो ऐसे समझें, जब भी सेल में पानी जाएगा, बोलो ऐसे, तो पहले पानी साइटोप्लाज्म में जाएगा, मतलब पहले पानी किस में जाएगा? फिर वैक्यूल में, मतलब पहले किस में एंटर करेगा और फिर किस में? इसका मतलब ये हो गया कि भाई वैक्यूल जो होती है वो सेल का वाटर रेगुलेशन करती है। वैक्यूल जो होती है वो सेल का वाटर रेगुलेशन करती है, तो एक्स्ट्रा पानी वैक्यूल में आएगा। बोलो तो पहले पानी किस में घुसेगा और फिर? बोलो सेम कंडीशन यहां है, जब पानी बाहर निकलता है ना तो पहले कहां से निकलेगा? बोलो पहले साइटोप्लाज्म से निकलेगा, और साइटोप्लाज्म में जितनी पानी की क्या आएगी वो पूरी करेगा, बोलो वैक्यूल। तो फर्स्ट लॉस फ्रॉम एंड देन फ्रॉम, फर्स्ट लॉस फ्रॉम एंड देन फ्रॉम, यही बात याद करनी है आपको बढ़िया से। अरे हाँ ना तो बोलो अच्छे से। कोई प्रॉब्लम? बढ़े आगे? हाँ जी। ऑस्मोटिक प्रेशर पोटेंशियल को साई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? ये होता है ना त्रिशूल, ठीक है? पोटेंशियल इससे लिखता जाए, ओपी लिखेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर। नेगेटिव समझ में नहीं आया? इधर आओ मेरे पास, आप भाग के आ जाओ बेटा, समझाएंगे बढ़िया से, चिंता मत करिए आप। आ जाइए। नाम क्या आपका? हाँ, अयाज को नेगेटिव नहीं समझ आया, पहले तो ऊपर करिए बढ़िया से, है ना? अब देखो ये वॉल है, क्या है ये? और आप मेम्ब्रेन है, क्या है? मेम्ब्रेन है। आप यहाँ इसके पास चले जाएं। आप सोचो बच्चे, अगर वाटर मॉलिक्यूल सेल के साइटोप्लाज्म में इंक्रीज होंगे तो मेम्ब्रेन पर क्या लगेगा? प्रेशर। प्रेशर लगेगा तो मेम्ब्रेन किस पे प्रेशर लगाएगी? वॉल पे। तो प्रेशर किस तरफ लग रहा है? सामने की तरफ। तो ये प्रेशर कैसा है? पॉजिटिव। क्लियर है बात? दूसरी बात, वाटर एंटर नहीं कर रहा, जीरो नेट मूवमेंट है, मेम्ब्रेन सिर्फ वॉल के साथ चिपकी हुई है, कोई प्रेशर, तो कैसा हो गया? जीरो। सही है? अब मैंने सेल में से पानी निकालना क्या किया? शुरू। आप वहीं रहिए। सेल में से पानी निकालना क्या किया? शुरू किया तो प्रोटोप्लाज्म श्रिंक होने लगा, और आप मेम्ब्रेन वॉल से क्या हो गई, और बीच में क्या बन गया? तो आप बताइए, अगर प्रेशर वॉल की तरफ है, डायरेक्शन किस तरफ है? टूवर्ड द वॉल, तो कैसा बताओगे? पॉजिटिव। और वॉल की सरफेस पर मेम्ब्रेन चिपकी है लेकिन वॉल प्रेशर नहीं लगा रही, तो जीरो। और अगर आपसे दूर हट गए हैं तो मतलब डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं आप। अयाज पक्का क्लियर है? टच किया हुआ था तब जीरो था, हाँ, पीछे हो गया तो नेगेटिव हो गया। मैंने तो यही समझाया। मैंने क्या बोला कि प्लांट सेल्स नहीं कहती हैं कि मेरा प्रेशर नेगेटिव हो गया, हम एज्यूम करते हैं अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। यस और नो? इन ए प्लाज्मोलाइज्ड सेल प्रेशर एज्यूम्ड एज नेगेटिव और कंसीडर्ड एज नेगेटिव, क्योंकि जीरो के बाद नेगेटिव हो गया, ये किसको पता? हमने एज्यूम करिया कि भाई गैप दिख गया इसका मतलब नेगेटिव। हाँ जी, और कोई डाउट किसी को? कौन सा बेटा? प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हो गया ना, पानी बाहर निकला, जैसे समझ निकला ना, तो प्रोटोप्लाज्म का वॉल्यूम कम हो गया ज्यादा। मेम्ब्रेन इलास्टिक होती है, रिजिड होती है, तो पानी कम हो गया तो मेम्ब्रेन सिकुड़ेगी या फैलेगी? सिकुड़ेगी तो वॉल से दूर हो जाएगी या चिपक जाएगी? तो गैप बनेगा या बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? सिंपल बात।
और बताओ, बस चलो आगे बढ़े फिर अपने। तो फर्स्ट लॉस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड देन लॉस फ्रॉम, इसीलिए आप बताइए कि प्लाज्मोलाइज सेल में वाटर का लॉस ज्यादा होता है, इसलिए वहां वैक्यूल का साइज क्या है, सबसे छोटा बनाया है मैंने। यहां तो कोई प्रॉब्लम किसी को? पक्का? एक बात और ध्यान रखनी है, पूछिए क्या? जो टर्जिड सेल हम पढ़ते हैं ना, ये हमें दो तरह की पढ़नी है। बोलो, एक तो पढ़नी है फुली टर्जिड और एक पढ़नी है पार्शियली टर्जिड। एक तो क्या पढ़नी है और एक, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, जून का महीना, मई जून का महीना, गर्मियों के दिन, और पहली क्लास सुबह दोपहर में आए, 1:45-2 बजे यहाँ पर भाग के घर से, वैन से आए, साइकिल से आए, जैसे भी आए, गर्मी बहुत थी, ऊपर तक चढ़ के आए, फ्लोर से पैदल चल के आए, तो आपको लग गई प्यास, थक गए आप, यहाँ तक आते आते सांस फूल गई, पसीना आ गया और प्यास लग गई ना। बाहर जैसे ही आप पानी पीने गए, आपने नल ऑन किया, वहां से पानी पीना, नॉब से आपने ऑन किया और पानी पीना शुरू किया। बड़ा टेस्टी लगता है पानी उस टाइम पे, ठंडा ठंडा पानी, और उधर से बॉडी गर्म हो रही है। बच्चे ने पानी पीना शुरू किया, पीता गया, इतना सारा पी गया, लास्ट में जब सांस आना बंद हो गई ना, हाँ ऐसे करके छोड़ा उसने कि भाई हाँ ठीक है, फिर आके अंदर बैठ गया क्लास में। लेकिन जब आके क्लास में बैठा तो एक बात फील हो गई, पूछो क्या? मैं पानी ज्यादा पी गया। नहीं, यहां तक फील हो रहा है पानी, होता है ना ऐसा, बस ये फुली टर्जिड कंडीशन है। ऐसे समझो कि आपको प्यास है 3 गिलास पानी की, लेकिन आप मैक्सिमम पी सकते हो 10 गिलास। प्यास कितने की है? पी कितना सकते हो? अगर आप में अभी प्यास है तो प्लाज्मोलाइज दो, 3 गिलास से कम है तो आप में श्रिंकर है, मतलब अब पानी और मांग रही है आपकी सेल। आपको 3 गिलास प्यास थी, 3 गिलास पिया, बोलो फ्लैसिड कंडीशन है, जरूरत जितना ही पानी है, हाँ या ना? लेकिन पानी जरूरत से क्या है? आपको जरूरत कितने गिलास की थी? पी कितना गए? लेकिन अभी और पी सकते हो। 3 अपने पीना तो कितना था? पी कितना गए? तो जरूरत से क्या है, लेकिन अभी और आ सकता है। पानी जरूरत से ज्यादा है लेकिन अभी और, पार्शियली टर्जिड कंडीशन। पानी सेल में जितना जरूरत से ज्यादा आ सकता था, आ गया। मतलब आप 10 गिलास पानी पी सकते, 10 के 10 पी गए। उसके बाद मैं ऑफर करूंगा 1 घूंट, बच्चा कहता है बस गुरुजी अब इससे ऊपर पिया तो सारा बाहर आ जाएगा। वो कंडीशन है फुली टर्जिड वाली। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? जरूरत जितना ही पानी है फ्लैसिड, जरूरत से ज्यादा पानी है टर्जिड, जितना आ सकता है उतना आ गया है फुल्ली टर्जिड, जितना आ सकता है उतना, इससे ज्यादा एक वाटर मॉलिक्यूल एंटर नहीं करेगा। और अगर पानी जरूरत से क्या है तो मेम्ब्रेन और वॉल के बीच में गैप बन जाएगा, इसको प्लाज्मोलाइज कंडीशन कहेंगे। बोलो, एक फ्री सॉल्यूशन के लिए, बोतल, बीकर, ग्लास, टैंक के लिए भाई साहब कब तक छुपेंगे? इधर हो जाओ थोड़ा सा सामने, टोपी वाले के ठीक पीछे बैठा है जो। बोलो, फ्री सॉल्यूशन के लिए, टैंक के, वाटर टैंक के लिए टर्गर प्रेशर एप्लीकेबल नहीं होता, फ्री सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बोलो, इसके लिए एक ऑस्मोटिक सिस्टम लगता है, मेम्ब्रेन, वॉल, ऐसा पूरा पूरा सिस्टम होना चाहिए तो टर्गर प्रेशर एप्लीकेबल होता है, फ्री सॉल्यूशन के लिए नहीं। पूछो क्यों? सोचो इस बोतल में 4 गिलास पानी आ सकता है मैक्सिमम, लास्ट ऊपर तक भर जाएगी और उससे ऊपर एक बूंद नहीं। ऐसा बच्चा खड़ा हो जाए जो इस बोतल में 4 गिलास से ज्यादा पानी डाल सकता है। अच्छा, कोई भी नहीं उठा। इसका मतलब ये होगा कि इस बोतल में जरूरत से ज्यादा पानी आ ही नहीं सकता, इसकी लिमिट से ज्यादा पानी। तो बस जब लिमिट से ज्यादा जा ही नहीं सकता तो टर्गर प्रेशर एप्लीकेबल कैसे होगा? टर्गर प्रेशर हमेशा तब लगता है जब जरूरत से या लिमिट से ज्यादा पानी होता है। लास्ट लिमिट तो वो थी ना जब मेम्ब्रेन वॉल के साथ चिपक गई थी, लेकिन अभी प्रेशर और लग रहा है, इसका मतलब पानी और अंदर आ रहा है। बोलो, लिमिट से ज्यादा पानी होने पर टर्गर प्रेशर लगता है और इसमें लिमिट से ज्यादा पानी जा ही नहीं सकता। इसकी जो लास्ट लिमिट है उससे ऊपर पानी नहीं जा सकता, उससे ऊपर डालोगे तो बाहर गिरेगा, तो इसका मतलब इसमें टर्गर प्रेशर। तो बोलो, फ्री सॉल्यूशन के लिए टर्गर प्रेशर एप्लीकेबल नहीं होता। फिर से बोलो, फ्री सॉल्यूशन के लिए टर्गर प्रेशर एप्लीकेबल, एक ऑस्मोटिक सिस्टम के लिए टर्गर प्रेशर एप्लीकेबल होता है भाई। तो पार्शियल टर्जिड और फुली टर्जिड में बेसिक डिफरेंस समझ में आया? एक बात और सीख लीजिए, पूछिए क्या?
अगर किसी प्लाज्मोलाइज्ड सेल को, बोलो ऐसे, फिर से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला जाए, मतलब ये सेल प्लाज्मोलाइज थी, मैंने इस सेल को कहां डाला, कहां डाल दिया भाई, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। तो बताइए पानी अंदर जाने की वजह से, बोलिए ऐसा, ये सेल फिर से क्या हो गई, फ्लैसिड या टर्जिड, हाँ या ना, बोलिए। इस प्रोसेस को डीप्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। बोलो, प्लाज्मोलाइसिस इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस बट इन शॉर्ट ड्यूरेशंस। ये शर्त है साथ में कि अगर कोई सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो गई है तो उसे जल्दी से आप डीप्लाज्मोलाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई सेल लंबे टाइम तक क्या रह जाए तो सेल की डेथ हो जाती है। पूछो क्यों, पूछो क्यों, बोलो बिन पानी सब सुन, बिन पानी सब, क्योंकि प्लांट वाटर रिलेशन में हमने पढ़ा है कि भाई पानी करने मतलब चाहिए मेटाबॉलिज्म के लिए, और अगर सेल में अगर लगातार पानी की क्या रही और सेल प्लाज्मोलाइज रही तो वो कहता है कि भाई जिस लेवल का मेरे को मेटाबॉलिज्म चाहिए था उस लेवल का मेरा मेटाबॉलिज्म, मैं नहीं बचूंगी, अब मैं तो मरूंगी। सेल का ये कंडीशन है। क्यों कंडीशन है, क्योंकि पानी कम है, और हम कहते हैं बिन पानी सब सुन, वही वाली बात है, हाँ या ना। लेकिन अभी सेल में पानी कम हुआ और आपने उसको ठीक किस में रख दिया, फिर से डीप्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा। तो रिवर्सिबल है लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशंस में है, लॉन्ग ड्यूरेशंस के बाद नहीं। बोलो, इसी फीचर का यूज करते हुए हम हमारे फूड मटेरियल्स को प्रिजर्व करते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस में। बोलो, अचार, मुरब्बा, जैम, जेली। अभी सर्दियां शुरू हुई है, गाजर की सब्जी बनती है घर पे और गाजर का अचार भी होता है। आप सोचो आपकी मम्मी ने घर पे गाजर की सब्जी बनाई है किचन में, और आपको भूख लगी है और आपने कहा कि मम्मी खाना डाल दो, उन्होंने कहा कि बेटा मैं काम कर रही हूं, तू डाल ले। आप गए, आपने थाली ली, बर्तन सब्जी वाला जाता उसका ढक्कन उठाया, कुकर बर्तन जो भी है उसका ढक्कन उठाया, सब्जी आपने अपने बर्तन में डाली, रोटियां रखी और आकर टीवी देखने लग गए क्योंकि उसमें आपका कोई फेवरेट मूवी चल रही है। लेकिन आप सब्जी ढकना भूल गए। थोड़ी देर में मम्मी एंटर हुई किचन में, क्या क्लास लगती है ना। किसी और ने तो खाना ही नहीं, बस तू ये राजकुमार, ये वो, पता नहीं कब अकल सीखेगा, ये सब बातें। लेकिन सोचो बच्चे, वहीं अगर गाजर का अचार आप खाते हो और अचार के डब्बे का ढक्कन क्या रह जाए, तो मम्मी बस इतना कहते हैं बेटा ढक तो देता अचार, और साइड में कर देती हैं ऐसे करके। हैं दोनों ही गाजर वेजिटेबल्स में, लेकिन फिर भी डांट ज्यादा सब्जी के लिए पड़ती है। पूछो क्यों, क्योंकि अचार तो खराब होगा ही नहीं ना, क्योंकि कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में है। अगर ढक्कन खुला भी रह गया और बाहर से उड़ता हुआ कोई बैक्टीरिया, कोई इंफेक्शियस सेल उसके अंदर जाके क्या हो गई, पिचक जाएगी ना, प्लाज्मोलाइज हो जाएगी, क्योंकि तो कंसंट्रेट सॉल्ट सॉल्यूशन है और उसमें पानी किसने मिलाना नहीं है दोबारा, तो अचार जल्दी से खराब होगा नहीं। लेकिन सब्जी में इतना सॉल्ट नहीं है, इतनी कंसंट्रेशन नहीं है, इसलिए सुनते हैं। इसलिए गुलाब जामुन, रसगुल्ले, हाँ या ना, या फिर अचार, मुरब्बा, जैम, जेली लंबे टाइम तक चलती है ना। बोलो, इसी फीचर का यूज करो अगर प्लांट के लिए। तो एज ए फार्मर अगर हम बात करें तो फार्मर जब अपने क्रॉप प्लांट्स को मिनरल्स या फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करता है तो एक शर्त साथ में रखता है। पूछो क्या, फर्टिलाइजर देगा, पानी देगा, या फर्टिलाइजर और पानी साथ में देगा, या पहले पानी देगा फिर फर्टिलाइजर देगा, मतलब पानी जरूर देगा। पूछो क्यों, क्योंकि सॉइल में सिर्फ अगर फर्टिलाइजर आपने अकेले दे दिए ना तो सॉइल हाइपरटोनिक हो जाएगी और प्लांट की रूट सेल्स अच्छे से वाटर एब्जॉर्ब, बोलो प्लांट विल्ट हो जाएगा, प्लांट मुरझा जाएगा, और अगर प्लांट लंबे टाइम तक मुरझाया हुआ रहे तो मर गए। समझे अच्छे से? तो कल यहीं से शुरू करेंगे, मैं आऊं तो मेरे को बताना सर आपने डीप्लाज्मोलाइसिस बता दिया था। आज की क्लास ओवर हो गई है, कल यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है? वो डाउट हो तो काउंटर पे मिल लो।